गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे सब लोग प्लीज। शगुन, ससलीन, प्रथम, परीक्षा, तनीषा, अवनी, सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ प्लीज बेटा अपना अपना कैमरा ऑन करो। एक सेकंड देख ले जरा सब लोग आ गए हैं कि नहीं। शुरू करते हैं। और is here, Aram is here, Avni is here, सचनी कहाँ है भाई? सचनी is not here. Okay. यस सर। सचनी you are here. Okay. मैं दिख ही नहीं रही थी यार। हाँ जी। इसके बाद परिका एंड परीक्षा आर यू देयर? परीक्षा इज हियर। परिका प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। प्रथम आई कैन सी यू। प्रत्युष अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। एंड शकुन इज हियर, स्निग्धा इज हियर, वृंदा इज हियर एंड तनीषा इज हियर। राइट, चलो सब लोग हैं इसका मतलब। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास। हाँ जी गाइस, तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, पहले वहीं से डिस्कस करते हैं। एंड गाइस कुछ लोगों का ना मेरे पास होमवर्क जस्ट अभी क्लास शुरू होने से थोड़ी देर पहले आता है, तो थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा पहले भेज दिया करो ताकि मैं ना वो देख सकूं। नहीं तो वो देख नहीं पाता, फायदा कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी लोग जिनका पहले आ जाता है उनका तो मैं एक बार नजर मार लेता हूँ, देख लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो, मैं बता सकता हूँ हाँ आपने क्या गलतियां करी है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आएगा ना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चेक करना। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी जिस दिन जब मैं होमवर्क देता हूँ कोशिश करा करो पहले तो उसी दिन कर लो। अगर उस दिन कर लोगे उसी दिन आ जाएगा, जैसे परीक्षा का सेम डे आ गया था मेरे पास। क्यों परीक्षा, है ना? तो इसी तरीके से आप सेम डे कर, देखो करना तो है ही है एट द एंड ऑफ द डे। और एक बार आदत डालने वाली बात है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं होता है। सेम डे कर लोगे आपके पास बाद में टाइम बचेगा दूसरी चीजों के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि टाइम कहीं ज्यादा लगेगा। उल्टा सेम डे करने से फायदा बताया था ना क्या होता है। सेम डे करने से फायदा होता है कि आपको ताजा ताजा होता है, फ्रेश होता है, तो जल्दी हो जाता है, कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं करना पड़ता। तो कोशिश करो सेम डे करने की। ठीक है, और अगर बाई चांस नहीं हो पाता सेम डे तो नेक्स्ट डे फिर मेरे को प्लीज थोड़ा टाइम से भेजो, ताकि जल्दी भेजो, एटलीस्ट 2-3 आवर्स बिफोर दी क्लास, ताकि मैं चेक कर पाऊँ प्रॉपरली। हाँ जी गाइस, तो होमवर्क तो मेरे पास सबका आ गया था। आई थिंक ऐसा कोई नहीं बचा जिसका होमवर्क नहीं आया है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं आपने क्या क्या गलतियां करी है। कुछ कुछ गलतियां हैं तो देखेंगे और समझेंगे उनको क्या करा है हमने। परीक्षा बेटा आप अपना अनम्यूट कर लो। आपका ही मैंने अपना आंसर्स उठा रखे हैं तो आपके साथ डिस्कस करते हैं, और बाकी लोग अपने अपने आंसर्स को चेक करो प्लीज कैसे किया है। ओके, सबसे पहले था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है हमने? सीता एंड गीता पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ये था। बाकी सारा क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि उन्होंने जो लोन दिया है दोनों ने मिल करके 30,000 दिया है। और वो कितना कितना दिया है, इंस्टेड के वो अलग अलग बता देता। अगर हम देखें तो अलग अलग कितना है, 3:2 में अगर डिवाइड करेंगे इसको तो लगभग 18,000 और 12,000 आएगा। 30,000 को 3:2 में करेंगे तो 18 और 12, यानी 18,000 सीता ने दिया है और 12,000 गीता ने दिया। तो सीधा सीधा बोल देते कि सीता ने 18,000 का लोन दिया, गीता ने 12,000 का दिया, काम खत्म था। अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए आपको बता दिया कि टोटल मिला के 30,000 दिया है, जो कि इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया। समझ आ रही है मेरी बात? तो बच्चे अननेसेसरी इस पॉइंट से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? क्लियर हो गया गाइस सबको? देखो एज अ टीचर हम लोगों का काम है आपको कंफ्यूज करना, आपका काम क्या है? उससे बचना। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसको, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रेशो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन ने लिखा है इसलिए कर रहे हैं। अदरवाइज जब इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहे होते हैं तो वहां कहीं रेशो नहीं लगती। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, रेशो क्यों अप्लाई करते हैं? क्वेश्चन ने बोला है अमाउंट निकालने के लिए। तो आपने जैसे निकाला है ना परीक्षा, आइडियली मैं अगर होता मैं एक स्टेप पहले करता। मैं पहले क्या करता? पहले लोन का अमाउंट निकालता। मैं निकालता है इस तरीके से ताकि कंफ्यूजन नहीं हो देखने में, समझते हो? तो मैं ऐसे निकालता कितना है भाई, कौन है? सीता और गीता ना। तो यहाँ में लिखता सीताज लोन इज इक्वल टू 30,000 इंटू 3/5 विच इज 18,000। ठीक है, और गीताज लोन इज इक्वल टू 30,000 इंटू 2/5। तो ये आपका लोन आ गया, और ये लोन एक बार आ गया उसके बाद आप क्या कर दोगे? इसको 6/100 से यानी 6% से मल्टीप्लाई कर दोगे और 6/12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये 1 अक्टूबर को लोन दिया है। ठीक है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 6% 6 मंथ्स के लिए। आई थिंक ये ऑलमोस्ट सबने ठीक किया है।
आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा है जिसने गलत किया है, मेरे ख्याल से सबने ठीक किया है। इट इज ओनली अबाउट द प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो अब जैसे आपने रीजन नहीं लिखा परीक्षा के हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 6% लगा रहे हैं, कुछ लोगों ने रीजन लिखा है कि हाँ 6% क्यों लगा रहे हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। आई थिंक आंसर सबने सही निकाले। हाँ जी, एंड आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा वन लाइन में एक रीजन जरूर लिख दिया करो परीक्षा इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, ताकि बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस वन लाइन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्वेश्चन 10 क्या रहा है, अखिल एंड विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। अखिल गेव अ लोन टू द फर्म 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। एक तो ये जरूर देख लिया करो कब दिया है लोन, 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगना है भैया, दिख गया यहीं से। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू विमल, यानी एक तो लोन है जो अखिल ने फर्म को दिया और एक लोन है जो फर्म ने विमल को दिया है, तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स हो गए, ठीक है। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, तो यानी जो विमल को हमने लोन दिया उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे भाई, है ना। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर हो गया। जो विमल को हमने लोन दिया उस पर विमल से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो अखिल वाला लोन है उस पर 6% पर एनम मिलेगा। अखिल हैड आल्सो गिवन अ पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000, यानी कि उसने कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है जिसके अगेंस्ट उसको 5,000 रेंट भी मिलेगा। तो दो चीजें हो गई यहाँ पे, अखिल ने दो चीजें दी है। दो चीजें क्या दी अखिल ने, एक तो आपको लोन दिया है फर्म को और एक प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए। लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहा है, ले इंटरेस्ट के ऊपर एग्रीमेंट ये तो कितना होगा 6% पर एनम। प्रॉपर्टी के लिए बता रखा है कितना होगा भाई 5,000 रुपीज पर मंथ। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो इजी हो गया। कैलकुलेशन क्या हो गया, 1 लाख का, देखें जरा कैलकुलेशन, 1 लाख का 6% 6 महीने के लिए तो आपका 3,000 रुपीज आ गया, और रेंट 5,000 इंटू 12 आपका टोटल 60,000 आ गया। क्लियर हो गया, कैलकुलेशन तो आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। अब यहाँ प्रेजेंटेशन समझनी है। कुछ बच्चों ने गलती करी है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलती करी है। आपने क्या करा है, आपने सारा का सारा ये जो रेंट है और जो इंटरेस्ट और लोन है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दिया। परीक्षा आपने देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। देखो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, क्या मैंने लास्ट क्लास में यहाँ कहीं लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, सॉरी, क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर कहीं पे लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ परीक्षा, सॉरी परीक्षा, देखो जरा, क्या मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट टू पार्टनर कहीं लिखा है, सर। नहीं लिखा ना। और मैंने लास्ट टाइम बताया था ये एग्जॉस्टिव है, यानी इसमें और कुछ नहीं आ सकता, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर इसमें तो नहीं आएगा, तो फिर कहाँ आएगा, वो आता है P&L में। और क्यों आता है उसके ऊपर आएंगे, आज वही समझेंगे। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया नहीं था ये, मैंने क्वेश्चन तो दे दिया आपको यही देखने के लिए कि क्या आप कर पाओगे या गलती करोगे। अब वही चीज समझेंगे कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर, दोनों ही चीजें आपकी कहाँ आती हैं, मैंने अभी भी बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। Just a second, मैंने कहाँ पे कॉपी किया था भाई, मैंने आंसर्स कहाँ पे करे थे, अभी कर दूँ, रुको जरा एक सेकंड ना। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं एक बार जरा ये होमवर्क की पीडीएफ दोबारा से डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने कहीं गलत जगह पे इसको सेव कर दी। जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, तो दिखा नहीं रहा है वो। आज हाँ जी गाइस, चलो तो वापस देखते हैं। तो यानी ये कहाँ पे आएगा, ये पहली चीज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये क्लियर हुआ गाइस, इट इज नॉट एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये सबको क्लियर हो गया। रीजन इसका अभी समझेंगे, मैं सिखाऊंगा इसका रीजन ऐसा क्यों, इसका लॉजिक बताऊंगा। तो अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो हमने पहले यहाँ प्रॉफिट लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ दो तीन तरीके से क्या कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें, ठीक है। एक तरीका क्या है, हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पहले यहाँ प्रॉफिट लिख दिया बाय प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रॉफिट है बिफोर
इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर, यानी इसके अंदर बाकी सारे के सारे और खर्चे तो माइनस हो रखे हैं, ठीक है, जो और बाकी सारे के सारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सब माइनस हो गए फर्म के, पर ये चीजें अभी माइनस होनी रह गई थी। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया सबको? तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वो प्रॉफिट आ गया और इसमें से हमने ये दोनों आइटम माइनस कर दी, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा, दिस इज द प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी पार्टनर, जो आपका जाएगा कहाँ पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। समझ आई बात? क्लियर हुआ? तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले। क्लियर? ये जो आपका 40,000 का प्रॉफिट निकला, दिस इज द प्रॉफिट विच वी शो इन दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन में आपको 3 तरीके करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते थे। 3 तरीके क्या है वो समझा रहा हूं। क्वेश्चन ने पहले मांगा क्या है, एक बार ये भी जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन कहता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। स्निग्धा, आपने डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड नहीं पढ़ा? डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, कंप्यूट नहीं करा है कि शो हाउ मच, या ये नहीं बोला है टेल अस द अमाउंट व्हिच इज गिवन टू द पार्टनर्स। तो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन शो करने को बोला है। तो मैंने क्या कहा था, इसमें क्या बनाते हैं फिर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जब भी बोले ना शो दी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया था, इसके अंदर सिर्फ आपने ऐसे ही लिख के दिखा दिया था कैलकुलेट करके। क्लियर हो गया? तो जब भी शो दी डिस्ट्रीब्यूशन बोले, इट इनडायरेक्टली इंप्लाइज कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। अब जरा समझते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? पहले ये बताओ मुझे सब, प्लीज थम्स अप करके जल्दी से बताएंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है? ओके ग्रेट, चलो भाई, तो अगला तरीका समझते हैं, इसी को दूसरे तरीके से क्या करते हैं। अब क्वेश्चन ने शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला है, या अगर क्वेश्चन ये भी बोलता प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो क्वेश्चन हमसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं मांग रहा है ना, तो हम उसको अवॉइड कर सकते थे क्या? आंसर इज यस, हम इसको अवॉइड कर सकते थे। हम बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए भी काम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट हम वर्किंग में अलग से दिखा सकते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ वर्किंग करके दिखाता, वर्किंग नोट बनाता। कैसे बनता देखो भाई, वर्किंग नोट, यहां मैं लिखता प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। ठीक है, क्लियर? कितना है भाई, कितना था ये? 103, 1,03,000। क्लियर हो गया गाइस? इसमें से मैं माइनस कर देता रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो गया रेंट टू पार्टनर। रेंट कितना था? 60,000 और इंटरेस्ट था आपका 3,000। ठीक है, तो ये नेट फिगर आ जाती है आपकी 40,000। यानी कि बस मैंने क्या किया, प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दी। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो उसी को मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा दिया। क्यों दिखा दिया? क्वेश्चन ने नहीं मांगा था भाई, क्वेश्चन ने पी एंड एल अकाउंट बनाने को नहीं कहा था। उसने क्या बोला था, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो तो हम किस में दिखाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनाना था, पी एंड एल की जरूरत नहीं थी। तो दूसरा तरीका ये है, ऐसा नहीं कि पहला गलत है, जो परीक्षा ने करा है वो गलत है, नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। मैं ऑल्टरनेटिव तरीका दिखा रहा हूँ, दूसरा ये भी है। और जब मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखूंगा तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, रेफर वर्किंग नोट। क्लियर हो गया गाइस? तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग पी एंड एल अकाउंट, दूसरा तरीका क्या था, आप इसको वर्किंग नोट बना करके और इस तरीके से सीधा वो प्रॉफिट निकाल सकते थे जो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखाना है। क्लियर हो गया गाइस? प्लीज इसकी एक फोटो खींच लो। मैं इसमें दोबारा और चेंजेस करके बता रहा हूँ कैसे होगा, इसकी फोटो खींच लो एक बार। तो इसकी जगह ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। अब थर्ड ऑल्टरनेटिव समझते हैं कि तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका है, ये जो वर्किंग नोट है उसको भी मैं यही इंकॉर्पोरेट कर दूं अलग से ही बनाने की जगह। देखिए जरा कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट इनर कॉलम में लिखता हूँ, सॉरी कितना था, 1,00,000। जरा एक बार बताना परीक्षा, 1,03,000 था? 1,03,000 1,03,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस रेंट टू पार्टनर। ठीक है, कितना कितना था, इंटरेस्ट आई थिंक 3,000 था और रेंट टू पार्टनर था 60,000। तो ये आपका आउटर कॉलम में आ गया सीधा 40,000। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो वर्किंग नोट मैंने अलग से बनाया, मैं उसको ऐसे इनर कॉलम में भी बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों तरीके ठीक है, तीनों में कोई भी गलत नहीं है। यानी 3 तरीके क्या है, पी एंड एल अकाउंट बना लिया, या दूसरा तरीका क्या है, वर्किंग नोट बना लिया, तीसरा तरीका जो वर्किंग नोट अलग से बनाया उसी को मैंने यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दिया इनर कॉलम।
सो यू कैन डू बाय एनी ऑफ द मेथड्स। मैं ये तीनों इसलिए भी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि किसी का टीचर किसी के स्कूल में मेथड 1 अपनाता है, कोई मेथड 2 अपनाता है, कोई मेथड 3 अपनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि दो सारे अलग अलग है, सब सेम है। किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं प्रेफर क्या करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ या तो सेकंड या थर्ड मेथड, या तो सेकंड या थर्ड मेथड। उसका इसका रीजन पता है क्या है? मैं अवॉइड करता हूं, अगर मैं P&L बनाऊंगा तो मुझे वापस से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो मैं अवॉइड करता हूं कि इतना टाइम लगाऊं कि वो फॉर्मेट के लिए लाइनें वाइनें खींचूं, उसमें टाइम लगेगा। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और मैं तो इनफैक्ट यहीं पे बना लेता हूँ, मैं जब सिखा रहा होता हूँ या जब मैं करता हूँ ना, तो मैं इसी के अंदर वर्किंग नोट बना लेता हूँ। लेकिन अगर आपको इसके अंदर थोड़ा ये लगता है ना, कई बार क्लस्टर्ड सा लगता है कि बड़ा हॉच पॉच सा हो गया है, तो इसकी जगह आप वर्किंग नोट अलग से बनाना चाहो बना लो भाई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? हाँ जी, पहले डाउट ले लेते हैं। सस्टीन बताओ बेटा क्या डाउट है? सर इसमें रीजन भी लिखना होगा कि वही वाला इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या किस चीज के लिए? परसेंटेज के लिए कि 6% लिया है हमने? यस सर। और सर मैं एक जो समझा देता हूँ, देखो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली डायरेक्टेड होता है ना, इसी पॉइंट पे ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ये पॉइंट कई बच्चों को शायद तंग कर रहा होगा, क्योंकि कईयों ने रीजन लिखा है, कईयों ने नहीं लिखा है, तो मैं समझा देता हूँ। जब क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है इसी पॉइंट पे कि इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कितना परसेंट मिलेगा, क्या ये वाला क्वेश्चन इस पॉइंट पे स्पेसिफिक है? वो ये तो नहीं नो पूछ रहा सर। ना। स्पेसिफिक का मतलब क्वेश्चन ने डायरेक्टली ये तो नहीं पूछा, क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। तो यानी इस पॉइंट पे डायरेक्टली स्पेसिफिक तो नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप अवॉइड कर सकते हो डिटेल में आंसर इस तरह का देना। सिंपल आप लिख सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% ले लिया, काम कर, ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ रही मेरी बात? बट इतना लिखो, ये बेटर है, इतना तो लिखो। चाहे क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली नहीं भी पूछा, पर इतना लिख दो, वन लाइनर लिख दोगे तो एटलीस्ट यू आर कम्युनिकेटिंग टू द एग्जामिनर कि हमें पता है भैया, हमने अज्यूम ऐसे हाइपोथेटिकली नहीं किया। क्लियर? अदरवाइज डिटेल आंसर यहाँ जरूरत नहीं है, ये डिटेल में हमें लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हमारा इस चीज के ऊपर नहीं है, ठीक है। चल सकते हैं आगे। परीक्षा तेरा कोई और डाउट था क्या? हाँ परीक्षा पूछो। ये इसकी भी फोटो खींच लेना। तीनों तरीके समझ आ गए कि आप तीन तरीके कैसे कर सकते हो, ठीक है। हाँ परीक्षा बोलो बेटा, क्या डाउट था? मेरा कोई डाउट। अच्छा तेरा डाउट नहीं है, मुझे लगा तेरा डाउट है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, और मजे की बात, फिर से कुछ नहीं 13 में तो गड़बड़ नहीं हुई है, 14 में गड़बड़ हुई है आई गेस। हाँ 13 तो सब लोगों का आई थिंक ठीक हो गया। 13 क्वेश्चन, अच्छा एक एक आधा कई बच्चों ने ना यहाँ नीचे लाइन नहीं खींची हुई है, ये जो लाइन खींचते हैं ना, प्लीज जरा देख लेना। मैंने नाम नोट नहीं किया किसने नहीं किया है, पर ये देख लेने का प्लीज, ठीक है। ये नीचे अंडरलाइन करते हैं ना, जहाँ पे भी आपका आखिरी में टोटल कर रहे होते हैं, जब टोटल करके हम बाहर लिखते हैं तो हम इसको लास्ट में लाइन डालते हैं ताकि वो क्लियर हो, तो ये थोड़ा सा देख लेना। और प्रत्युष थोड़ा सा ना बेटा कोशिश करके थोड़ा जब आप आंसर्स करते हो तो थोड़ा कई बार ना क्लस्टर्ड सा लगता है, तो थोड़ा स्पेस छोड़ करके लिख थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा कोशिश करके काफी सारी चीजें इकट्ठी मत लिख उसके उसके अंदर। समझ रहा है मेरी बात? जैसे अगर तू इसका देखेगा थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ओपन स्पेस दिख रहा है ना, तो तेरे वाले में थोड़ा सा क्लस्टर्ड हो रहा होता है, तो कोशिश करा कर उसको स्पेस छोड़ करके लिखो। हाँ जी क्लियर हो गया गाइस? 13th क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? 13 तो आई थिंक सिंपल सा था, आपको दे रखा है कितना कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट दे दिया, लो जी भैया 6% जो जो कैपिटल था उस पर इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपका 3000 पर मंथ विनोद को सैलरी मिलनी थी, यानी 3000 पर मंथ, यानी पूरे साल की कितनी हो गई? 36,000। क्लियर हो गया? और मोहन को कुछ भी नहीं मिला तो टोटल ये आ गया, जो बाकी बच गया वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक चीज और देख लेना, कुछ बच्चे इन दी बुक्स ऑफ नहीं लिख रहे हैं, प्लीज वो लिखो। कुछ बच्चे डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहे हैं, प्लीज वो लिखो, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब जैसे क्या नाम है शॉर्ट फॉर्म लिख के चल जाएगा काम, तो प्लीज इसको इसको लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी गाइस, सॉरी गाइस। ओके सो क्वेश्चन नंबर 14 अगेन मजेदार क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। और किसी ने मेरे से सवाल पूछा भी था, किसी ने आई थिंक मैसेज करके पूछा था, परीक्षा ने पूछा था। ओके चलो तो देखते हैं जरा इसके अंदर क्या है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, जेड को कुछ सैलरी मिल रही है 2000 पर मंथ, और आखिरी लाइन पढ़ते हैं, आखिरी लाइन
कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज 4 लाख। आफ्टर डेबिटिंग का मतलब क्या हुआ, यानी आफ्टर डिडक्टिंग, कि हम इसमें से ऑलरेडी जेड की सैलरी माइनस कर चुके हैं, माइनस करने के बाद 4 लाख। पहले ये मतलब समझ में आया? आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी का मतलब क्या है कि उसका जेड की सैलरी को माइनस करने के बाद। तो भाई जेड की सैलरी तो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, तो क्या हमें दोबारा माइनस करनी चाहिए? तो एक तो माइंड में थॉट प्रोसेस क्या आता है कि हम 4 लाख दिखाएं जैसे हम नेट प्रॉफिट जहां दिखाते थे, और जो सैलरी है उसको स्किप करते हटा दें, क्योंकि वो 4 लाख में से ऑलरेडी माइनस हो चुकी है ना, माइनस करने के बाद 4 लाख आई। कितने लोगों ने ऐसे किया है, हैंड रेज करो। क्या आपने 4 लाख दिखाया और उसके अलावा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया एंड देन उसके बाद प्रॉफिट निकाल दिया? अब देखो स्क्रीन पे देखो काफी सारे हैंड रेज है, ठीक है। तो ये सब बेटा जिन्होंने भी हैंड रेज करा है ये सब गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है उसका लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, उसका लॉजिक बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना था, आपको आइडियली यहाँ पे नेट प्रॉफिट को वापस से बढ़ाना था। ये वाला जो नेट प्रॉफिट होता है ना बेटा, ये वाला जो नेट प्रॉफिट होता है, ये नेट प्रॉफिट होता है बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। अभी मैं बताऊंगा एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। एक आज कॉन्सेप्ट सीखने वाले एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आइटम जो मैंने 5 लिख के दिखाए थे ना, जो पांचों चीजें लिखी थी, क्या क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या लिखा था बताना जरा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में परीक्षा जरा नाम गिनवाओ, क्या क्या आइटम लिखी थी डेबिट साइड पे? Interest on capital, profit distributable, partner salary, तीन ही हुए तो partner rent payable। भाई रेंट पेड कहां से नहीं आ वो गया? इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता। कौन बताएगा मुझे, चलो जल्दी से, सेकंड चांस, जल्दी से। 5 चीजें थी, और देखो नहीं प्लीज, हाँ देख के नहीं बताना, अगर देख के बता रहा फिर फायदा नहीं। वृंदा क्या चीजें थी बेटा, 5 बताओ जल्दी से। Yes, interest on capital, partners commission, नहीं, partners हाँ कोई बात नहीं। commission, हाँ then partner salary, हाँ then general reserve and profit sharing distribution. राइट, बिल्कुल ठीक है, ये 5 चीजें थी। क्लियर है, ये 5 चीजें थी ना, ये पांचों चीजें अप्रोप्रिएशन कहलाती है, ठीक है। इन सबको जो भी आपको कभी भी ये चीजें पे करनी है तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं स्किप कर जाऊंगा, मैं इसको सीधा सीधा 4 लाख लूंगा और 24,000 को स्किप कर जाऊंगा, तो मेरा टेक्निकली आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये 24,000 मुझे यहाँ पे दिखाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि मैंने ये पे किया है ना इसी में से। समझ आई मेरी बात? तो ये जो प्रॉफिट होता है दिस इज बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, दिस इज बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। मैं अभी लिखवाऊंगा ये चीज, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यानी कोई भी एप्रोप्रिएशन वाली आइटम अगर आपने पहले माइनस कर रखी है तो आप क्या करोगे, वापस उसको ऐड बैक कर दो। आपने पहले अगर 24,000 माइनस कर रखा था तो पहले आप उसको ऐड करो, ठीक है। तो आपने सैलरी जो थी पहले उसको माइनस कर दिया था तो उसको ऐड किया, हमने यहाँ दिखाया, और सैलरी को फिर ये यहाँ पे डेबिट करके दिखाया। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ठीक है। अभी 2 लॉजिक मुझे बताने हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 लॉजिक समझाऊंगा आज। एक तो लॉजिक समझना है कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा पीएनएल में क्यों गया, और दूसरा अभी जो मैंने ये बताया कि ये वाला प्रॉफिट बाय इट इज बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्या रेलेवेंस। हाँ सचिन जल्दी से बताओ। सर जैसे सोल प्रोप्राइटर में जब अगर हमें बिजनेस का नाम नहीं दिया होता था तो हम उसका ही नाम लिख देते थे, तो इसमें पार्टनर्स का नाम नहीं लिख सकते? नहीं, इसमें फिर यार सबके नाम लिखने पड़ेंगे, विनोद, मोहन, सोहन है, और पता चला अगर 10-15 पार्टनर है तो क्या करेगी? हो सकता है ना Yes. 50, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सर वैसे तो 100 हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल हाँ गवर्नमेंट। हाँ, कितना है तो फिर नोटिफिकेशन के हिसाब से कितने हो सकते हैं एट प्रेजेंट? 50। 50। तो अब तू सोच 50 नाम तक अगर मान ले 50 पार्टनर तो सबके लिखने पता चला 3-4 लाइनें तो इसी में भर गई। हाँ तो इसीलिए अब ये अवॉइड करते हैं, सिर्फ उसको डैश डैश डाल देते हैं अगर नहीं लिखा हो तो, ठीक है, तो चल जाएगा वैसे। चलो गाइस आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई किसी को भी डाउट है तो पूछ लो भाई। क्लियर है? मैंने ज्यादा होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि सर हाँ मेरे को बोलो बोलो बोलो। सर मेरी टीचर कह रही है आप दोनों तरीके से कर सकते हो, सैलरी दिखाओ या स्किप कर दो। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, हार्डली नो। उसका रीजन बता रहा हूं मैं अभी आपको। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है कि आपने सैलरी स्किप कर दी। एंड आई एम हैप्पी कि आप मेरे से डिस्कस कर रहे हो इस तरह से, बाकी लोगों को भी बताऊंगा भाई। बाकी लोग ध्यान रखो, अगर आपकी टीचर ने कुछ और बताया है ना तो ये मत सोचो इग्नोर करके अच्छा ठीक है चलो वो बताया वो भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, नहीं पूछ लिया करो मेरे से, जैसे अभी परीक्षा ने पूछा ना। तो प्लीज ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे कि सैलरी स्किप कर दी, बिल्कुल नहीं करेंगे। आंसर मैच हो जाएगा लेकिन टेक्निकली गलत हो जाएगा, टेक्निकली गलत हो जाएगा। अभी दोबारा से करके दिखा रहा हूँ, लॉजिक समझाऊंगा क्यों।
ठीक है, क्लियर? अभी आ रहा हूं उस पॉइंट। चलो भाई आगे चलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट में आपका वो पॉइंट कवर होगा जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था। कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ आज डिस्कशन में जुड़े। कौन जुड़ना चाहेगा भाई, जल्दी से बताओ। परीक्षा के साथ तो कर चुका हूं मैं लास्ट क्लास में। हाँ जी, रेज योर हैंड, कौन करना चाहेगा? जल्दी से बताओ भाई। आरव खुश हो रहा है। चलो आरव को ले लेते हैं, आरव। हाँ जी आरव भाई, देखो जो पार्टिसिपेट करेगा ना, सीधी सी बात है, जो पार्टिसिपेट करेगा वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल पोजीशन में है कि उसको और अच्छे से समझ में आएगा, सीधी सी चीज है। ठीक है ना? आपने कभी देखा होगा जो गाड़ी चला रहा होता है वो कभी नहीं सो पाता है ना, लेकिन उसको गाड़ी भी तो अच्छी से चलानी आ जाती है। तो आपकी मर्जी है भाई, आप सोना चाहते हो या गाड़ी चलाना चाहते हो। हाँ चलो आरव, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, आज ये नया टॉपिक सीखने वाले हैं हम। ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, ये किसके रिलेशन में है? तो सबसे पहली चीज, ये एक्सपेंसेस के रिलेशन में है। ठीक है, यानी जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, हम उनको या तो चार्ज बोल सकते हैं या हम उनको एप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चार्ज का मतलब क्या है और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, जरा ये समझते हैं। ठीक है, तो मैं चार्ज लिख रहा हूं। चार्ज का मतलब है एक्सपेंस to be paid irrespective of profit, यानी ऐसा खर्चा भैया जो हमें पे करना ही करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। समझ में आई? क्लियर? तो चार्ज किसे कहते हैं? ऐसे खर्चों को, ऐसे एक्सपेंसेस को जो हमें पे करने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऐसे खर्चे होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं पे करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, पहले ब्रॉडली मोटा मोटा समझ रहे चार्ज का मतलब क्या है और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। अगर मैं कोई भी आपको खर्चे का नाम दूं और आपसे पूछूं बताओ ये चार्ज है या ये एप्रोप्रिएशन, तो कैसे बताओगे आप? सिंपल सा सोचो, क्या ये हमें पे करना है इररिस्पेक्टिव कि हमारे को फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, या ये ऐसा खर्चा है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी पे करना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तभी पे करना है तो वो एप्रोप्रिएशन कहलाता है, और अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस हमें पे करना है तो ऐसे केस में उसे क्या कहते हैं? चार्ज। अब अगर हम आम भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में समझे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि चार्ज है क्या? फर्म के जितने भी खर्चे हैं जो वो आउटसाइडर्स को पे कर रहा है, ध्यान से सुनना, फर्म के जितने भी खर्चे हैं जो वो आउटसाइडर्स को पे कर रहा है वो सारे क्या है? चार्ज है। क्या मैं अपने क्या नाम है, जो मेरा सप्लायर है जिससे मैं माल खरीदता हूँ, क्या मैं उसको कह सकता हूँ सॉरी भाई मेरा ना एक्चुअली लॉस हो गया बहुत तगड़ा, तो मैं तेरे को पैसे नहीं दे पाऊंगा, माफ कर? चलेगा क्या? वो क्या कहेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है प्रॉफिट लॉस से तुम्हारे? तुमने क्या मेरे साथ एग्रीमेंट प्रॉफिट लॉस के हिसाब से किया था कि प्रॉफिट होगा तो पैसे दोगे, लॉस होगा तो नहीं दोगे? तुमने तो मेरे से माल खरीदा था, माल के पैसे दे रहे थे, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, वो तो तुम प्रॉफिट कर रहे हो लॉस कर रहे हो, मेरे को क्या लेना देना उससे? आ रही है बात समझ में? इसी तरह तुम्हारे अगर यहाँ पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आप उनको क्या देते हो? सैलरी देते हो। क्लियर हो रही है? क्या तुम ये कह सकते हो अरे भैया हमें तो ना लॉस हो गया बड़ा तगड़ा, मैं ना तुम्हारी सैलरी नहीं दे पाऊंगा? वो कहेगा भैया मुझे प्रॉफिट लॉस से क्या मतलब है? जब प्रॉफिट होता था क्या प्रॉफिट में से शेयर देते थे? तुम तो सैलरी देते हो ना, फिक्स है ना, इट इज नॉट कंटिंजेंट अपॉन प्रॉफिट और लॉस। समझ आ रही है मेरी बात? वो प्रॉफिट और लॉस पे तो डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या कहेगा मुझे तो अपने सैलरी से मतलब है भैया, वो तुम्हारा टेंशन है बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यानी जितनी भी थर्ड पार्टी को आप बाहर वालों को जो भी पेमेंट कर रहे हो वो सारी किसमें कवर होती है? चार्ज में। आज तक जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते आ रहे थे तो उसमें जितने खर्चे थे वो सारे क्या कहलाएंगे? चार्ज। क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते ये कह करके अरे भाई मेरा तो बिजनेस लॉस में चल रहा है मैं नहीं दे पाऊंगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो चार्ज के अंदर क्या कवर हुआ अगर हम समझे ओवरऑल मोटा मोटा, तो जितने भी खर्चे ट्रेडिंग के थे और जितने भी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के थे, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? ऐसे खर्चे जिसको हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, ठीक है, जो हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सैलरी कौन सी? सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर। अगर कुछ पोर्शन हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना होता था तो ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सारी चीजें क्या है? एप्रोप्रिएशन। अगर प्रॉफिट होगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है,
यानी अगर प्रॉफिट हुआ तभी हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे कैपिटल के ऊपर, अगर प्रॉफिट हुआ तभी हम उसको सैलरी देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तभी हम रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। समझ आया? मोटा मोटा दो तरीके से डिफरेंस कर रहे हैं। क्या पहला डिफरेंस क्या है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन में? पहला तो हो गया इट इज चार्ज इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन क्या है? एक्सपेंस विच इज टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे अदरवाइज नहीं। क्लियर? दूसरा मैंने डिफरेंस करने का तरीका क्या बताया? इसी बेसिस पे दूसरा तरीका क्या निकाला हमने कि अगर हम बाहर वालों को जो भी पे कर रहे थे, यानी ट्रेडिंग और P&L में जो भी आ रहा था वो सारा चार्ज है, और जो एप्रोप्रिएशन में आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वही आपका एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। क्लियर हो गया गाइस? अब आपको रिलेट करना थोड़ा समझ में आ रहा होगा P&L एप्रोप्रिएशन क्यों कहते हैं उसको, जो अकाउंट हम बनाते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड P&L एप्रोप्रिएशन। सबको क्लियर है गाइस? यहाँ तक चल सकता हूँ आगे? हाँ परीक्षा, क्या डाउट है बताओ बेटा। सर प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें होती थी, मैनेजर्स कमीशन और जनरल रिजर्व, वो भी थोड़ी उस पे तो डिपेंड करता था हम कि वहां पे प्रॉफिट हो या ना एप्रोप्रिएशन, हो। मैं बताता हूँ, वहां हम अलग से एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते थे। ये एप्रोप्रिएशन वाला जो हम बाइफरकेशन कर रहे हैं ये हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं सिर्फ। वहां तो जो ये एप्रोप्रिएशन की आइटम ही थी अगर रिजर्व की बात करूं मैं, ठीक है, बट वहां पे हम अलग से नहीं दिखाते, यहां हम अलग से दिखाएंगे। यहाँ पार्टनरशिप में हम एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं ना, P&L एप्रोप्रिएशन, इसीलिए हम इसका डिफरेंस समझ रहे हैं कि चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है, इसीलिए फर्क समझ रहे हैं। तो अदरवाइज पर ये अगर दोनों आइटम्स क्या है, एप्रोप्रिएशन के ही ना? दोनों नहीं, क्या नाम है आपका, वो जरूर है रिजर्व। जो मैनेजर कमीशन है, मैनेजर कमीशन कैन बी ऑन एनी बेसिस, इट कैन बी ऑन प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इट कैन बी ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये तो कैलकुलेशन का तरीका है ना सिर्फ, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन का तरीका है। सो इट कैन बी ऑन एनी बेसिस। अगर मान ले टर्नओवर बेसिस पे हुआ मैनेजर कमीशन, तो क्या अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दोगे? तो भी देना पड़ेगा भाई, उसने टर्नओवर के हिसाब से एग्रीमेंट किया है तुम्हारे साथ, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? तो थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू हुआ चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फर्क क्या है। तो अगर मैं चार्ज का एग्जांपल पूछूं आरव, तो जरा चार्ज का एग्जांपल बता सकता है मुझे? सर रेंट, रेंट कौन सा वाला? जो लैंड का रेंट हो। हाँ, यानी किसी भी थर्ड पार्टी से अगर हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है रेंट पे, या कोई फर्नीचर रेंट पे लिया, उसको रेंट दे रहे हैं, राइट। और बता, 3-4 एग्जांपल जल्दी जल्दी बता। वेजेस, वेजेस, सैलरीज, सैलरी, वेरी गुड। जो भी याद आ रहा है, अरे सिंपल सा है, जो भी ट्रेडिंग या P&L में आते हैं एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे चार्ज है भाई। कमीशन, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ये सब चार्ज है। लेकिन ये सारे हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये सारे हमारे क्वेश्चन में नहीं आने वाले। हमारे क्वेश्चन में क्या आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अदरवाइज मैंने लॉजिक आपको बता दिया, टेक्निकली ये सारी चीजें चार्ज है, लेकिन ये सारी आती नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा? देखो, सबसे पहला आता है मैनेजर सैलरी या कमीशन। अब इसके ऊपर तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया, थर्ड पर्सन को पे कर रहे हो, प्रॉफिट हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते, भैया उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी ना यार, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा ये मैनेजर सैलरी या मैनेजर कमीशन, कुछ भी आ जाएगा। तो ये हम क्या ट्रीट करेंगे? चार्ज। लॉजिक समझ आ गया क्यों चार्ज कर रहे हैं? तो थर्ड पर्सन को पे कर रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है? इन दो में, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ध्यान से देखना। पार्टनर्स लोन लिख देता हूँ, सॉरी पूरा नहीं लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? रेंट पेबल टू पार्टनर, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो है तो भाई पार्टनर को पे कर रहे हैं। सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा था पार्टनर को अगर कुछ पे कर रहे होते हैं तो वो हम किस में लेके जाते हैं? एप्रोप्रिएशन में, यही बोला था ना अभी आपने। पर ये दो चीजें भी तो पार्टनर को पे हो रही है, तो फिर इसको चार्ज में क्यों लेके जा रहे हो? तो प्लीज ध्यान से समझना गाइस, प्लीज नोट मत करो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ना नोट करने में लग जाते हैं। समझो, मैं आपको मौका दूंगा फोटो खींचने का, उस समय स्क्रीनशॉट ले लेना और 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद नोट कर देना प्लीज। अभी पहले फोकस करो समझने को। देखो, अब ये दोनों चीजें पार्टनर को तो पे हो रही है, लेकिन पार्टनर की कैपेसिटी में पे नहीं हो रही। फिर से रिपीट करता हूं, ये दोनों चीजें पार्टनर को तो पे हो रही हैं, लेकिन पार्टनर की कैपेसिटी में पे नहीं हो रही। फिर किस कैपेसिटी में पे हो रही है? लोन का एग्जांपल लेते हैं। पार्टनर ने लोन दिया, पार्टनर ने लोन दिया, अगर वो पार्टनर की तरह पैसा लगाता तो फिर तो कैपिटल की तरह लगाता ना, फिर लोन की तरह थोड़ी ना लगाता। तो अगर उसने लोन दिया है देन ही इज एक्टिंग एज अ लेंडर, ही इज एक्टिंग एज अ लेंडर। जैसे आप किसी भी बाहर से किसी भी बंदे से पैसे लेते हैं उधार पे, ऐसे वो उधार पे दे रहा है। समझ में आई मेरी बात?
सो ही इज नॉट एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर की कैपेसिटी में एक्ट करता तो फिर तो वो एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस करता ना। समझ आ रही है बात सबको? क्लियर है? तो इसीलिए ध्यान रखो ये वाले जो दो चीजें हैं वो हम हालांकि पार्टनर को पे कर रहे हैं लेकिन नॉट इन कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। पहले वाला किस कैपेसिटी में? इन द कैपेसिटी ऑफ लेंडर, कि एज अ लेंडर वो आपको लोन दे रहा है। और क्योंकि अगर किसी से भी आप लोन लेते आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ता, आप ये नहीं कह सकते थे कि भैया मेरे पास तो प्रॉफिट नहीं है मैं नहीं दे सकता। तो सेम चीज आप यहाँ भी बना नहीं कर सकते। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट समझ आया कि वो एज अ कैपेसिटी ऑफ लेंडर दे रहा है। सिमिलरली सेकंड वाला क्या है? रेंट पेबल टू पार्टनर। अगेन रेंट हम क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमें बिल्डिंग दी है। पर बिल्डिंग एज अ पार्टनर दी है क्या? नहीं। अगर बिल्डिंग एज अ पार्टनर दी होती तो अगेन कैपिटल बढ़ जाता। याद करो, अगर कोई पार्टनर बिल्डिंग इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या एंट्री होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है? तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। पर यहाँ उसने हमें एज अ बिल्डिंग बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करी एज अ पार्टनर। उसे क्या कहा? तुम मेरी बिल्डिंग यूज करना चाहते हो कर लो, पर मुझे किराया दे देना इस पे। तो अगर वो हमसे किराया मांग रहा है, फर्म से किराया मांग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि ही इज एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होता है ना भाई जो किराया मांगता है। समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो ही इज एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। समझ आया? तो जैसे हम बाकी सारे खर्चे जो भी हम थर्ड पार्टी को पे करते थे उन्हें चार्ज मानते थे, इसी तरह क्योंकि यहाँ पे वो पार्टनर की कैपेसिटी में एक्ट नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहा है, लेंडर या लैंडलॉर्ड, तो इन दोनों खर्चों को भी चार्ज मानेंगे। और क्योंकि हम चार्ज मानेंगे तो दो चीजें निकल के आती है अगर चार्ज मानेंगे। पहला, हमें ये पे करना ही पड़ेगा, हमें ये पे करना ही पड़ेगा चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। यानी क्वेश्चन ऐसा आएगा, लॉस का केस आएगा, खास करके बता रहा हूं, लॉस का केस आएगा जिसके अंदर आपको बोला होगा कि मैनेजर को सैलरी इतनी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इतना देना था, रेंट इतना देना था पार्टनर। फिर आप सोचोगे यार इतना तो प्रॉफिट ही नहीं है, कैसे दे? देना पड़ेगा भाई। आपका जो भी लॉस था वो बढ़ जाएगा। और हो सकता है दो सिनेरियो हो सकते हैं, प्रॉफिट कम हो, ये जितना मान लो 5,000 का प्रॉफिट है और ये तीनों आइटम मिला करके 15,000 बनती है, तो 5,000 में से 15 कैसे दूं? नेगेटिव हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो होने दो लॉस। हम ये इसको रोक नहीं सकते, ये तो हमें देना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज ट्रीटेड एज चार्ज। और चार्ज का मतलब ही होता है इट इज टू बी पेड इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। समझ आई बात? क्लियर हुआ गाइस? ये पॉइंट समझ में आया? तो पहला डिफरेंस समझ में आया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि अगर ये चार्ज है तो क्या फर्क हुआ। दूसरा, अगर ये चार्ज है तो ये P&L में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। एप्रोप्रिएशन तो नाम से ही बोलता है ना भाई, क्या? P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी उसके अंदर सिर्फ एप्रोप्रिएशन की आइटम आती है। तो अगर कोई आइटम चार्ज है तो वो कहाँ आएगी? P&L में आएगी, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। समझ आ गई बात? ठीक है, चल सकता हूं आगे? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? तनिषा क्लियर है? चलो ग्रेट गाइस, तो आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। यानी ये सारी की सारी चीजें हमेशा ऑलवेज ट्रीटेड एज चार्ज, और क्योंकि ये चार्ज मानी जाती है तो कहाँ जाएगी? अभी बताया मैंने आरव, So P&L account. P&L अकाउंट। क्लियर?